ओके तो आज मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6 है उसका डिस्कशन है, तो उसमें जो भी डाउट जिनके हैं आप ग्रुप में भेज उसमें भेजिए, मतलब चैट में लिखिए, देखते हैं। सर क्वेश्चन 1 1 कह रहा है कि x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ दिस। तो f डैश x क्या होगा यहाँ पे, अल्फा अपॉन x 2 बीटा x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसने बोला हुआ है कि -1 एंड 2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो भी एक्सट्रीम पॉइंट होंगे दैट विल श्योरली बी अ क्रिटिकल पॉइंट, है ना। ये एक थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है कि कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करेगी अपने क्रिटिकल पॉइंट पे ही, है ना, अनलेस कोई क्लोज इंटरवल गिवन हो। यहाँ क्लोज इंटरवल तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो x इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है -1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये जो 2 वैल्यूज हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है बताओ, जैसे जानिए, आप बताओ इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों दे रखा है x बराबर -1 x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्या मतलब है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। जिस दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा। जी, तो पुट कीजिए, तो आप ट्राई किए इसको, इसका मतलब है। और सर मैंने जैसे किया कि वो मॉड्यूलस को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, तो उससे क्यों ब्रेक कर रहे हो, आपको देखना है ना एग्जाम की जरूरत क्या है, आप कुछ भी करो तो ही आंसर आएगा, आपको जरूरत क्या है, तो वो क्रिटिकल तो फिर पॉइंट है। मॉड्यूलस का आपका क्या करेंगे, वो मॉड्यूलस क्यों 1/x हो गया ना। मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं, मॉड्यूलस का डिफरेंस log mod x का डेरिवेटिव 1/x है, आपको mod x का कुछ थोड़ी करना था, वो एक्सट्रीम पॉइंट है तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट है तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो log mod x का मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, log mod x हो या log x हो कोई दिक्कत नहीं, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये x है, हो गया। आप पुट कीजिए इसको f डैश -1, तो ऐसे तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा नहीं, तो ऐसे जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, log है ना, mod x पॉजिटिव है तो x होगा, और x नेगेटिव है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन -x माइनस, ठीक है 1/x ही रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पुट कीजिए, f डैश -1 0 है, -1 रखिए, इसमें क्या आएगा, तो -अल्फा -2 बीटा प्लस 1 बराबर 0, और इसमें 2 रखिए आप, तो α/2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब ये 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। +1 लिखिए सर। हाँ, सर +1 लिखिए, आपने लिखा नहीं। क्या लिखना है, -α -2 बीटा +1। हाँ हाँ 1 छूट गया है, हाँ इन दोनों को सॉल्व करके निकालिए अल्फा बीटा के वैल्यू, देखिए इनमें से आएगा, ऑप्शन में से कोई एक आएगा। हाँ सर, थोड़ा सा रब कर दूंगी सर, वो माइनस प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो मुझे उससे मतलब था नहीं, उसने कहा क्रिटिकल पॉइंट है तो बताओ अल्फा बीटा क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट है तो डेरिवेटिव उस पर 0 होना चाहिए। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी बी 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है ना, ए और बी क्या है, 2x2 मैट्रिसेस है, देन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो ए और बी कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ओके, तो ए बी जो है कोई भी 2x2 की मैट्रिसेस हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी बराबर ऐसा रहेगा, ए प्लस बी ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसको एक एग्जांपल लेकर कर दो, क्या दिक्कत हो रहा है, अगर एग्जांपल लेकर ट्राई करें अगर हम, तो
एग्जांपल लेके ट्राई किया तो ऑप्शन सी का दिखता है। अच्छा, ओके ओके। ये सर सी मेरा भी करेक्ट आया था। हाँ, क्योंकि बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। अगर मैं 2 3 4 एग्जांपल लूंगा तो कुछ ना कुछ ऑप्शन आउट होता रहेगा। हाँ, तो सी सही होगा, फिर यहाँ गलत लगा रखा होगा, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, एंट्रेंस में कोशिश करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे 2 3। जैसे एक अपनी मर्जी से कुछ ले लिया, इनिशियली आप मान लो जीरो मैट्रिक्स ही ले लिया मान लो अभी, तो चूंकि जीरो मैट्रिक्स पे तो दोनों, अगर जीरो मैट्रिक्स लूंगा तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू आ जाएंगे उसके हिसाब से। तो मैं कुछ अलग लूंगा अब, तो कुछ है ना, आइडेंटिटी ले लो मान लो, जैसे आइडेंटिटी मान लिया दोनों को। अगर मैं ऐसा मान लूँ 1 0 0 1, ऐसा मान लिया, आइडेंटिटी मान लिया दोनों को आसान बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से फिर देख लेंगे क्या आएगा। तो मैच करना है, तो अगर ऐसा है तो सी सही होगा ना। तो डिफरेंट एग्जांपल लेके हम वेरीफाई कर लेंगे क्या होगा। जैसे अगर मैं एक करके देखूँ, अगर मान लीजिए a प्लस बी, इसके हिसाब से देखें अगर, तो 2 0 0 2 हो गया और a माइनस बी 0 हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी का डिटर्मिनेंट तो 0 ही हो जाएगा। हाँ ओके, तो इसके हिसाब से बी डी सेम ही ऑप्शन दे देगा फिर। है, क्योंकि प्लस माइनस लगा रखा ना, तो यहाँ पे बस डी चेक कर लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट a प्लस बी जो होगा 4 है, माइनस a माइनस बी का 0 है, 2 टाइम डिटर्मिनेंट a, 2 माइनस 2 0, तो 4 बराबर 0 है, तो गलत है ना, इसलिए सी सही है। 4 बराबर 4 यहाँ आ सकता है, सी सही है, इसने गलत लगा रखा है। ओके, नेक्स्ट बताइए, 5वां। क्वेश्चन 2 देखिए सर। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें जो आंसर दिया वो है सर, मतलब वो सर ये तो कॉची सीक्वेंस है और ये तो कन्वर्जेंट नहीं नहीं, कॉची थोड़ी है। कॉची तब होता है जब वो लिखा होता है एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एम, ये होता है कॉची। एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, ये है। तब जाके है ना, उसमें होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर m सच दैट एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू, इस तरह होता है ना। तो यहाँ m प्लस एन होता है कि इसके कुछ टर्म के बाद सारे टर्म क्लोज आ जाएंगे बहुत। तो यहाँ ये कॉची नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, एन आपका 1/n है, 1/n इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कीजिए आप। 1/n जो है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन वो कॉची तो नहीं है देखिए। अब देखिए ये वाला सीक्वेंस उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर इज n नॉट सच दैट दिस इज दिस, तो ये n+1 कर दिया, या m+n होता है, चाहे m कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए वो ट्रू रहता है। तो यहाँ बस दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। हाँ, बट ऐसा होता अगर ये एक थ्योरम था कि xn+1 माइनस xn, अगर ये बाउंडेड हो जाता सीरीज इसका, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो कॉची सीक्वेंस हो सकता है, xn की लिमिट तब 0 हो जाएगी शायद। हाँ, ये वाला थ्योरम है एक, ये वाला होता है। वैसे नहीं, अगर इसका सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो हम बोलेंगे कि वैसा है कुछ, मे भी ऐसा कुछ होगा। तो नॉट नेसेसरली बाउंडेड क्यों है, मतलब ऑप्शन डी क्यों है? मतलब ऐसा ही एग्जांपल मिल जाएगा जो बाउंडेड नहीं होगा, ऐसा भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा। जैसे हाँ, कोई ऐसा एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल ऐसा मिल जाएगा जो बाउंडेड, जरूरी नहीं है वो होगा, तो इसका एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो, काफी है उसके लिए। तो जैसे 1/n मैंने ढूंढ लिया, तो 1/n क्या कर दिया, बी और डी ऑप्शन को आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये कॉची तो है ही मेरे पास, ओ ये वाला तो कॉची ही है ना, ये जो मैंने लिया वो तो कॉची ही है। हाँ, वो तो कॉची है। हाँ, जो मैंने लिया वो तो कॉची ही है। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस बनाने हैं कि जो इसको सेटिस्फाई करे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उसके बहुत क्लोज हो, यही करना है ना। जैसे कौन सा एग्जांपल होगा इसका, नॉट नेसेसरली बाउंडेड।
एग्जाम्पल तो है इसके, ये एंट्रेंस में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, पर मुझे एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। तो कोई एक अनबाउंडेड सीक्वेंस बनाओ जो इसको सेटिस्फाई करता हो। n प्लस, अगर वैसा लूं मैं, ऐसा लीजिए आप, n प्लस 1/n, अगर मैं ये लूं तो क्या होगा, देखिए देखना पड़ेगा ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1/, ये तो नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है। एग्जाम्पल तो है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इन जनरल। तो एग्जाम्पल क्या हो, कोई बताओ तुम में से किसी को एग्जाम्पल याद हो इसका, क्या बनेगा। ऐसे बहुत सारे वैसे मिल रहे थे ना, जहां डिफरेंस क्या हो टर्म्स के, कुछ टर्म के बाद, तो वैसा कुछ लोगे तो गड़बड़ है। क्या कंसिडर किया, n, अगर n करेंगे तो ये तो n प्लस 1 माइनस n, तो हाँ अच्छा, कुछ टर्म बाद तो बहुत क्लोज आ जाएगा, n प्लस 1 और n। तो जैसे इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे बहुत लार्ज n के लिए लगभग बराबर ही आएगा। ओके, कुछ n को छोड़ दो तो बहुत क्लोज आएगा, पड़ेगा ना। हाँ कुछ ऐसा बताया था, एक इसका एग्जांपल था ना, ये भी शायद हो जाएगा n की पावर 3/2 जैसे है। इसका डिफरेंस लोगे ना तो वो कहीं ना कहीं क्लोज आ जाएगा। ये भी एक बार एग्जांपल, ये पहले भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब हमें मिला था। तो इसका अगर डिफरेंस लोगे यहाँ पे, कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नहीं मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगा फिर। अंडर रूट n, अच्छा हाँ, अंडर रूट n अगर आप लेंगे तो अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n, तो इसको तुम अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो और ये 0 पे चली जाएगी। हाँ ठीक है, यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सही है। ये भी शायद n रूट n भी शायद कर जाए इस तरह से। तो ये रूट n है, रूट n ओके है, रूट n भी ठीक है। n भी आई थिंक फॉर लार्ज n, जब n बहुत लार्ज होगा तो n प्लस 1, n तो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी ना दोनों, बट रूट n फिट है। देख लीजिए रूट n अगर आप फाइंड करेंगे an माइनस 1 माइनस an तो वो 0 पे जाएगी, लेकिन ये अनबाउंडेड है। हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक है। an प्लस 1 माइनस an, ये जो आपके पास आ रहा है an प्लस माइनस n, ये आ जाएगा। रूट n इज द एग्जांपल, ठीक है।
कि रूटेन एक ऐसा सीक्वेंस है जो नॉट नेसेसरली बाउंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सो 5 के बाद तो दूसरा ना 5वां क्वेश्चन जो है आपका, सर थर्ड क्वेश्चन में कौन सा गलत है सर, आपने बोला था ऑप्शन में क्या गलत है? सी ऑप्शन सही है इसमें। जो 5वां है कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF ये है, ओके। हाँ, ये आई थिंक हम कर रहे थे लास्ट टाइम, तो किया था सॉल्व। मैं बता रहा था इसमें सिंपल है, आपको ब्रेक करना दो पार्ट में x। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन आता है डबल एक्सपोनेंशियल, हाँ स्प्लिट करने। हाँ, डबल एक्सपोनेंशियल का CDF है एक्चुअली। और सिंपली हमें क्या करना है, ये इसमें क्या दिक्कत है, सिग्नम फंक्शन है ना, तो आपके पास जो है, जैसे फोर्थ ऑप्शन ही सीधा सीधा ट्राई करूं तो क्या ही दिक्कत है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x cos SGN ऑफ x। हाँ, तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको दो, पहले तो आप देखोगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, x cos SGN ऑफ x इंटू PDF ऑफ x dx, इस तरीके से। अब ये जो CDF आप देख के पहचानो, ये जो लिखा है ना CDF है, तो CDF जो है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो लाप्लास का CDF है, तो इसमें आप अगर पुट करेंगे तो ठीक है ना। अब इसको क्या करो, SGN क्या होता है, सिग्नम फंक्शन है, जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन विल टेक वैल्यू 1, जब x नेगेटिव है तो फंक्शन विल टेक वैल्यू -1, इस तरीके से। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। तो जब माइनस इंफिनिटी 0 करोगे cos यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये आपका जब x नेगेटिव है तो -1 cos -1, तो माइनस ऑफ cos 1, अच्छा cos 1 ही होता है, एक मिनट इसको क्या हो गया, तो ये cos 1 ही होगा, और यहाँ भी cos 1 आ जाएगा बाहर, और एट द एंड क्या होगा, cos 1 टाइम EX आ जाएगा। देखो मैं पूरा सॉल्व तो नहीं किया, मैं हिंट दे दिया काफी। देखो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, ये सिग्नम फंक्शन, इसको साइन फंक्शन बोलते हैं ना, तो ये वैल्यू, इसका डेफिनेशन है, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन या बुक में देख लो आप कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन क्या है। सो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर x पॉजिटिव है तो -1 है, x नेगेटिव है, दो पार्ट में ब्रेक करो, -+, तो ये आ जाएगा cos 1 बाहर, EX आ जाएगा। और ये जो CDF आपको दे रखा है, दिस इज CDF ऑफ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन 0 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos 1 इंटू E1 जो है ना, तो ये फाइनली आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह, बाकी ऑप्शन भी ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। इसको ब्रेक करो दो पार्ट में। सर प्रॉब्लम है सर, किसमें? क्वेश्चन 4 में। अच्छा, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं समझ गया। तो क्या दिक्कत है इसमें? सर इसका आंसर सर मतलब 0.20 मेरा आया है, लेकिन इसका आंसर 0.15 है। You are given probability of A 0.5 है, probability of A union भी 0.7 है, ठीक है। Actually one assumes A and B are independent and calculate B based on that assumptions. Actually B assumes A and B mutually exclusive and calculate PB on that assumption. Find the absolute difference between the two calculations. पहला तो इंडिपेंडेंट मान के कर रहा है, तो इसको ओपन करेंगे पहले के हिसाब से, PA प्लस PB प्लस PA सॉरी माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा PA इंटू PB, और ये है 0.7, तो PA आपका है 0.5, PB आपका है, हाँ PA 0.5, और जो PB होगा, PB तो फाइंड करना ही है मुझे, PA की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 टाइम PB, और ये 0.7 है, हाँ मतलब बाहर 0.7 है,
इसको कॉमन लेंगे 0.5, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 0.5 पीवी आ जाएगी, इस 0.7 तो उधर जाएगा तो 0.5 पीवी इज इक्वल टू 0.2, सो पीवी बराबर 2/5 हो गया। तो ये तब जब मैंने इंडिपेंडेंट अज्यूम किया, और जब मैं इसको डिसजॉइंट अज्यूम करूंगा तो क्या हो जाएगा दूसरे केस में, जब मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट अज्यूम करूं हो जाएगा। सो डिसजॉइंट हो जाएगा PA प्लस PB, तो PA है 0.7 तो PB आ जाएगा 0.20। और आप देखो आपसे पूछा क्या है, आप ध्यान से देखो, ये 2/10 कितना था, 2/10 है, ये 0.4 है ना, तो आपसे क्या पूछा है, सर 4/10 होगा तो फिर, हाँ मतलब 4/10 है ना, हाँ तो PB आपका है 0.40 और यहां से PB है 0.20 और दूसरे से PB, अच्छा तो डिफरेंस लेना था ना, हाँ सर वो 0.2 मैं सर नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, सही तो है, पूछ क्या रहा है, सर उसका आंसर दिया है 0.15 सर। हाँ लेकिन 0.02 होना चाहिए ना, हाँ सर मैं वही बोल रही हूँ, मेरा आंसर 0.20 आ रहा है लेकिन वहाँ पर आंसर दिया है 0.7 है, 0.5 0.20 और इधर से सॉल्व किया तो 1 माइनस 0.5 0.5 0.20 अपॉन 0.5 2/5 4/10 0.40, हाँ डिफरेंस तो 0.20 ही होगा, फिर तो डिफरेंस वही होना चाहिए। क्या कर रखा है इन लोगों ने, कैसे आंसर लगाए हैं। ठीक है नेक्स्ट बताइए, 8th, अच्छा 8th पहले भी आया है, तो 8th में ये था कि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन करने थे, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन था ना इसका, सो एक से एक रैंडम सैंपल है साइज 1 का फ्रॉम कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका पीडीएफ ये है, और H0 है थीटा बराबर -1 अगेंस्ट थीटा बराबर 0 है ना। ये हमने पहले भी बार डिस्कस किया था, ये क्या था इसमें कि हमें क्या करना है, C निकालना है ना, सो दैट द पावर ऑफ द टेस्ट इज दिस, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इस तरह से है, सो प्रोबेबिलिटी x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मोर देन c गिवन थीटा इज 0 है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0.50, तो ये हाफ कब आता है ना, तो c को 0 होना पड़ेगा, तो 0 से आगे की प्रोबेबिलिटी और 0 से पीछे की प्रोबेबिलिटी, x क्या है अभी x रियल नंबर है, तो x अभी रियल नंबर, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ना ये तो यहां से अगर आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोर देन सी स्क्वायर गिवन थीटा इज 0, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दिस इज मोर देन सी स्क्वायर जब थीटा 0 है। अब लगाओ डिस्ट्रीब्यूशन, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अंडर H0, x का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अंडर अंडर H1 ना, क्योंकि पावर की बात करें तो अंडर H1 जो है स्टैंडर्ड कॉची है, सो ये कॉची 10 है, तो x स्क्वायर क्या होता है, थ्योरम था ना, कॉची 10 का स्क्वायर क्या फॉलो करता है, T1 फॉलो करता है, T1, अच्छा T1 किसके इक्विवेलेंट होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में n को 1 रख के देखो क्या आता है, तो ये किसका फॉलो करेगा,
सर ये लास्ट क्लास में किसी ने बताया था कि बीटा सेकंड काइंड फॉलो करता है एक्स स्क्वायर हाफ कम हाफ। हाँ वही ना, तो देखो ये स्टैंडर्ड कॉची का स्क्वायर क्या फॉलो करता है, बताओ मुझे देख के कोई ठीक से। ये वन ही फॉलो करता है। सब काची ही फॉलो करता है। नहीं नहीं, स्क्वायर रेसिप्रोकल कॉची फॉलो करता है। कॉची स्टैंडर्ड कॉची का रेसिप्रोकल स्टैंडर्ड कॉची के बुक में है, वो जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दिया हुआ है, सब के बुक में। हाँ चेक कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। दोनों फॉलो करता है। वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता होगा इसीलिए, है ना। सर काय स्क्वायर 1 फॉलो करेगा। कौन सा भाई? स्टैंडर्ड कॉची का स्क्वायर। नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी। चेक करो, बुक चेक कर कंफर्म करके बताओ कि ये बीटा बनेगा या बनेगा। हम्म। दोनों बनता है सर। क्या बनेगा? बहुत मतलब बीटा सेकंड काइंड बनेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड मतलब दोनों का आइडेंटिकल है, तो करा पीडीएफ में टी डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में इनको 1 रख के देखो क्या बनता है। आई थिंक वो वही बन के आ जाएगा। तो क्या करेंगे ना, कॉची है तो इसे नॉर्मल बटे के नॉर्मल कर मतलब कर देंगे ना। हाँ इसका स्क्वायर कर देंगे काई स्क्वायर 1 बटे काई स्क्वायर 1। ये बीटा सेकंड काइंड 1/2 फॉलो करेगा। उसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में ले लेंगे जो नीचे बनेगा। तो ये आएगा, देख लो ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना। तो उससे ये हो गया कि बीटा सेकंड काइंड का पीडीएफ क्या होता है, मतलब सपोर्ट क्या होता है, पूरा रियल नंबर है ना। तो बीटा सेकंड काइंड का सपोर्ट पूरा रियल नंबर है, और ये प्रोबेबिलिटी कितना आपको क्वेश्चन में बता रखा है 0.50 है। तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, पूरा रियल नंबर सपोर्ट है ना, और ये एक रैंडम वेरिएबल है। सो प्रोबेबिलिटी मान लो W है, W मोर देन C स्क्वायर गिवन थीटा इज 0 इज 1/2। तो इसका मतलब यही है कि ये जो C होगा ये कहीं ना कहीं उसके मीन के इक्वल आएगा, मतलब ये 0 ही होगा, तो ये हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका मीन कितना आएगा इसका, बीटा सेकंड काइंड हाफ हाफ का। वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना बीटा फर्स्ट काइंड में। अच्छा हाँ, x स्क्वायर वो आ जाएगा यहाँ से, ओ सॉरी हाँ, तो यहाँ से जो आपका है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड। यस बीटा फर्स्ट काइंड। ओके, तो c की वैल्यू क्या आएगी फिर, 0। तो 0 से तो फिर तो 1 हो जाएगा उसका आंसर पावर। अच्छा x स्क्वायर अगर बीटा सेकेंड काइंड है तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्रॉपर्टी ही तो है। तो ये फर्स्ट काइंड बनेगी, तो फर्स्ट काइंड बनेगी तो वैसे तो c को 1 होना पड़ेगा फिर, मतलब 1 कह रहा हूं, अगर c 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी उसकी, लेकिन 1 तो नहीं आ रही है। उसी को हाफ होना पड़ेगा। हाँ, फिर c स्क्वायर को 1/2 होना पड़ेगा ना फिर। अच्छा देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी कब आएगी, मीन क्या है इसका, नहीं उसके लिए हाफ प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो हाफ आ रही है, इसका मतलब यहाँ जो c स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो c स्क्वायर यहाँ क्या बन जाएगा, मीडियन, समझ लो वही बात है, मीडियन हाफ प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, तो मीडियन बन जाएगी, तो ये मीन बन जाएगी। तो बीटा जो है फर्स्ट काइंड हाफ कॉमा हाफ है, तो इसका मीन कितना आएगा 1/2,
Yes, sir. तो 1/2 इसका मतलब यहाँ पे सी स्क्वायर को 1/2 होना पड़ेगा फिर। तो सी स्क्वायर को 1/2, तो सी को 1/√2 होना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ भी करेक्शन हो जरूरत है। इन सब क्वेश्चन में जिसमें आपको डाउट है, इसमें इधर ही दिक्कत है, तो सी को फिर 1/√2 होना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं। रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोर देन सी, तो हमने उसको उधर शिफ्ट कर दिया सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बीटा फर्स्ट काइंड मोर देन सी हाफ कब आएगा, जब मीन होगा। तो सी स्क्वायर मीन के इक्वल है, तो सी की वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए। इस वजह से आपके टेस्ट में मार्क्स भी कट रहे होंगे आप लोगों के ना, तो बाद में दोबारा जोड़ लेना, देखना करेक्ट करके, इसमें मिस्टेक्स हैं थोड़े से। एक्चुअली मॉक टेस्ट 7 के बाद हमने शायद करेक्शन शुरू किया था, 7 के बाद कम गलतियां होंगी, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, इसमें सी की वैल्यू 1/√2 होना चाहिए अभी के हिसाब से, है ना। तो अगला है 21, 21, 25, 30। 21 कह रहा है कि 2 player put $1 into a pot and they decide to throw a pair of dice alternatively. The first one who throws a total of 5 on the both dice wins the pot. Okay, ठीक है। How much should a player who start add to pot to make a fair game? तो फेयर गेम होने के लिए हाउ मच शुड द प्लेयर हु स्टार्ट ऐड टू पॉट मेक दिस अ फेयर गेम। तो मतलब ये तो निकाल लोगे कि जो स्टार्ट कर रहा है उसको जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बट इसको फेयर गेम बनाना, फेयर गेम के लिए कोई आई थिंक तरीका था इसका। फेयर गेम बनाने के लिए क्या तरीका है? बताया था पहले, ये गुप्ता कपूर में क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन गुप्ता कपूर की बुक में मिल जाएगा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी तो निकल आएगी, लेकिन क्वेश्चन है ऐड का क्या मतलब, हाउ मच शुड द प्लेयर हु स्टार्ट ऐड टू द पॉट मेक दिस फेयर गेम। तो या तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ फेयर गेम बनाने का कोई रूल बताया था लास्ट टाइम, इस बच्चे ने बताया था ना कि गेम को फेयर बनाने का क्या तरीका है। इसको याद है? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था। प्रोबेबिलिटी तो कुछ और आएगी, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, प्रोबेबिलिटी इनमें से नहीं आएगी। ऐड करने का क्या मतलब है? मतलब जो प्लेयर एक्चुअली जीतेगा, मतलब जो स्टार्ट करेगा उसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो ज्यादा पैसे लगाएगा, ये मतलब है ना, ये चीज है, तभी गेम फेयर होगी। तो उसको रेशियो, उससे मुझे लगा चक्कर इसमें होगा कहीं ना कहीं।
प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? अगर मैं बॉल जो पहला स्टार्ट कर रहा है उसके जितने क्या प्रोबेबिलिटी है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हु स्टार्ट, तो पहला ये होगा कि उसको सम 5 आ जाए, तो सम 5 आने के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 4 4 1 2 3 3 1, 4 है ना, सो 4 आउट ऑफ 36 पहली बार उसने पेयर थ्रो किया। और तीसरी बार तब जीतेगा जब फर्स्ट थ्रो में उसको नहीं आया, तो फर्स्ट थ्रो में नहीं आया 32/36, सेकेंड थ्रो में भी नहीं आया होगा 5, एंड तीसरे थ्रो में आ जाए, यही मतलब है। और ये चलता रहेगा, तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर हेयर है 32/36 का होल स्क्वायर, कैंसिल करोगे तो 4 से 8/9 का स्क्वायर है, ये r है एक्चुअली, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 4 अपॉन 36 कितना आ रहा है टोटल? फाइनल बताओ। 81 ना, ये 81। तो ये आ गया 9/17 इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना। बट यहाँ एक पूछा कुछ और, ये नहीं पूछा जीतने की क्या है, हाउ मच शुड द प्लेयर हु स्टार्ट ऐड टू द पॉट मेक्स दिस अ फेयर गेम। अरे गुप्ता को कुछ कॉन्सेप्ट है इसका, ये देखना पड़ेगा, ये मैं भूल गया हूँ अभी। सो यहाँ पे है ना, सो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट जो किया वो जीतेगा, मान लो ए स्टार्ट किया गेम तो ए विंस, इसकी प्रोबेबिलिटी 9/17 है, और प्रोबेबिलिटी अदर मान लो दूसरा है, दूसरा वाला बी विंस, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, तो 8/17 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, गेम को फेयर करना है, तो तो 1/8 किस लॉजिक से आएगा? So how much should the player who start add to the pot to make this a win? मतलब यहाँ पे समझिए इससे कुछ शायद कुछ रूल है फेयर गेम का, वो देखना पड़ेगा फेयर गेम का क्या रूल है, उसमें कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसी को यूज करके कुछ करना पड़ेगा। तो 1/8 का क्या है, तो एक यहाँ पे लॉजिक है, ये 8 का क्या लॉजिक है कि पहले उन दोनों ने क्या किया, एक एक रुपए लगाए, 2 प्लेयर पुट $1 इनटू अ पॉट, तो 2 प्लेयर है, एक एक रुपए उसने $1 उसमें वो किए। उसके बाद डिसाइड करते हैं थ्रो, द फर्स्ट वन हु थ्रोज अ टोटल ऑफ 5 ऑन द बोथ डाइस विन द पॉट, ठीक है। सो हाउ मच शुड द प्लेयर हु स्टार्ट्स ऐड टू द पॉट टू मेक दिस अ फेयर गेम। ये ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि कितना एक्स्ट्रा है, इसके बीच का गैप कितने का है, 1/17 का है ना प्रोबेबिलिटी का। तो ये तो कुछ ऐसा होगा डिफरेंस अपॉन, है ना, कुछ ये होगा डिफरेंस अपॉन अदर, कुछ ऐसा गेम का रूल होगा। तो ये अभी मुझे क्लियर नहीं, इस तरह से 1/8 आएगा कि दोनों का जो डिफरेंस है
अपॉन में अदर वन, तो कुछ इस तरह से ऐड का कॉन्सेप्ट है, बट इसका मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा अभी कि क्या है, तो इसको भी स्किप करते हैं, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। सो नेक्स्ट क्या है, 20। क्वेश्चन 9 10 सर। अरे को वन बाय वन, तो अभी एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। 25 क्या कह रहा है, x1 x2 xn be a random sample from normal population, और आपके पास इस तरह से दे रखा है क्रिटिकल रीजन, W नॉट एक क्रिटिकल रीजन है, तो यहाँ x वेक्टर है कि x बार जो है लेस देन थीटा नॉट माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा। तो पूछ क्या रहा आपसे, पावर ऑफ टेस्ट इज, पावर तो यहाँ बता रखा सिग्मा स्क्वायर नोन है ना, रैंडम सैंपल है नॉर्मल थीटा सिग्मा स्क्वायर से, एंड सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो पावर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो ये एक्स बार लेस देन थीटा नॉट माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा गिवन h1 इज ट्रू, यही ना, गिवन h1 इज ट्रू, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसका एक्चुअल मीन जो है x बार का वो थीटा 1 है, और इसका सिग्मा बाई रूट एन, तो यही चीज आप यहां करेंगे, थीटा नॉट माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा माइनस थीटा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, मतलब ये है कि पावर निकालना है ना, पावर का मतलब है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो ये तो जेड हो गया, तो ये कुछ आ गया, देखिए कुछ मिल रहा है इस तरह के, नहीं मिल तो रहा है, यही तो आ जाएगा, तो ये तो आपका z हो गया, दिस इज z, तो प्रोबेबिलिटी ये फाई, ये आ गया फाई, कैपिटल फाई थीटा नॉट माइनस थीटा 1 माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा है, और अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, तो यही तो आ रहा है जो शायद ऑप्शन में है, देखिए, तो रूट एन बाई सिग्मा थीटा नॉट माइनस थीटा 1, या वही बात है, थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन माइनस जेड अल्फा। देखिए क्या डाउट था इसमें, ये तो ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन आ तो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन, रिजेक्शन रीजन गलत, हाँ, क्योंकि हमें रिजेक्शन रीजन यहाँ दे रखा है, उसके बाद पावर कह रहा है, तो इसका मतलब है मीन थीटा 1 है एक्चुअली, तो मीन थीटा 1 है, तो उससे आ जाएगा, मतलब जो साइज अगर पूछता तो साइज अल्फा आ जाता। 30, सर क्वेश्चन 9 10 सर। हाँ रुको रुको, इसके बाद 30 कर लेते, इसके बाद आते हैं, अरे रे ये हो गया गड़बड़, तो अभी अब क्या होगा, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, अरे वाह इधर आ गए, चलो, तो 25 30, चलो, तो 30 कह रहा है कि T1 T2 दो डिस्टिंक्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का, और T जो है दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन T2 है ना, T1 गिवन T2 है, T1 अपॉन क्या है ये, ओके ठीक है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर में ये कब समझने लगा, अच्छा ठीक है, तो हमने तो ये पढ़ा था ना, राव ब्लैकबिल ये कहता है कि वेरिएंस ऑफ T जो है यहाँ पे T2 को क्या होना पड़ेगा,
सफिशिएंट तभी होगा ना, क्योंकि राव ब्लैकवेल तो ये कहता है कि हाँ T2 को सफिशिएंट होना पड़ेगा। तो जब T2 सफिशिएंट है उस केस में, है ना, जब T2 सफिशिएंट है उस केस में वेरिएंस ऑफ T जो होगा लेस देन होगा वेरिएंस ऑफ T1 से। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन चाहिए, ये जिसने क्वेश्चन बनाए हैं जिन लोगों ने, मुझे लगा थोड़ा गलती किया है। T1 एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, सही बात है, एंड T2 क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, T2 सफिशिएंट एस्टिमेटर है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन T2 जो होगा उसका वेरिएंस कम होगा वेरिएंस ऑफ T1 से, है ना। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा। तो यहाँ मतलब करेक्शन है कि, है ना। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे आनंद। 16 तो 16 कह रहा है कि f आपका जो फंक्शन है दैट इज, ये 0 1 2 r है, इसमें बॉक्स बन जाता है कई बार, लेकिन वहां होगा देखो। तो f 0 1 2 r विद ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इस तरीके से कि डबल डेरिवेटिव छोटा है fx से और f0 और f1 दोनों 0 है। मैंने सॉल्व किया था एक बार ना, तो इसका कुछ फंक्शन मिला था हमें। So which of the following statement is a true about f? देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली ये है कि dy बाई डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन y है। तो यहां से जो तुम सॉल्व करोगे, डबल डेरिवेटिव छोटा है फंक्शन से और फंक्शन 0 1 पे बड़ा है ना। डिस्कस है इस तरह का फंक्शन कुछ लेके देखो, एग्जांपल के तौर पे कोई फंक्शन अज्यूम करके देखो। सो जैसे अगर आप एक फंक्शन अज्यूम करना चाहो, अगर आप फंक्शन लो x स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा लो x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ अगर आप f डैश x निकालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2x, f डबल डैश x निकालोगे ये आ जाएगा -2। और जबकि ये जो आपका फंक्शन है x इंटू 1 माइनस एक्स है, तो ये हमेशा 0 से 1 में पॉजिटिव रहेगी ना। देखिए ये फंक्शन 0 से 1 में हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लगेगी। ओके तो है, डबल डेरिवेटिव छोटा है fx से, ये सुटेबल एग्जांपल है एक। तो पूछ क्या रहा है, तो fx, तो हम एक एग्जांपल बना रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सो दिस इज द वन एग्जांपल दैट सेटिस्फाइज दिस। ठीक है, अब पूछ रहा है कि fx पॉजिटिव है फॉर ऑल x, fx नेगेटिव है। तो ये एक एग्जांपल मिला जो ऑप्शन ए को गलत कह रहा है। कह रहा है कम से कम एक 0 होगा 0 1 में, कोई 0 नहीं है। कम से कम 2 zeros होगा 0 1 में, एक भी 0 नहीं है। फंक्शन नेगेटिव होगा, फंक्शन नेगेटिव है ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, चेक करो। तो यहाँ जो फंक्शन मैंने दिया है fx इज पॉजिटिव मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्लोज लोगे तो इक्वल टू, नहीं तो ओपन 0 1 तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0। तो ये सी ऑप्शन ट्रू है। तो एक एग्जांपल है जो ए बी डी को गलत कर रहा है, तो सी सही है। 9 10 हाँ 9 10, 9 में क्या है कि ये फंक्शन आप, हाँ तो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा सर। ओके, तो y का मतलब मैक्सिमम, और 3 नंबर का जो मैक्सिमम है वो 1/2 से ज्यादा है, तो इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो 1 माइनस करके देखो आप, तो 1 माइनस करोगे आप तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन हाफ हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y है आपका मैक्सिमम तीनों का, तो मैक्सिमम ऑफ ऑल लेस देन हाफ, तो तीनों लेस देन हाफ हो जाएगा।
और वो IID है क्या, x। x टू द पावर n ले लेंगे तो हो जाएगा ना। जी जी जी, तो 1 माइनस, अब बताइए CDF इसका हाफ पे क्या आएगा, इसका CDF निकालेंगे तो आपका आएगा x क्यूब, तो ये हाफ का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ सर वही आया था बताओ। सो 1 माइनस यहाँ 1/8 की पावर 3। अच्छा, तो यहाँ ये कहना क्या चाह रहा था ओके 512 आ रहा है 1/512। जी जी जी, ये 1/512 आ रहा है, हाँ सर। तो 511/512 हो जाएगा ये तो। बाकी लोग चेक करो जरा ये क्या कहना चाह रहा था। तो इसने सिंगल रैंडम वेरिएबल ये आ रहा है सर। है सर ये 511/512 ही आ रहा है ना, हाँ, तो यहाँ मिस्टेक किया है, मतलब तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसने क्या किया है, जिसने सॉल्व किया है वो एक ही रैंडम वेरिएबल के लिए कर दिया है। इसने क्या किया है 1 माइनस 1/8, तो ये 7/, ये क्यूब भूल गया एक्चुअली, है ना। तो इसने क्या क्यूब भूल गया जिसने सॉल्यूशन बनाए, तो 1 माइनस 1/8, तो ये 7/8 कर दिया एक्चुअली, ये चीज है। और सर क्वेश्चन 10 देखिए। है ना, एक बार जब टेस्ट दे रहे हो तब सॉल्व करो, एक बार बाद में फिर से सॉल्व करो, और करेक्ट आंसर आपको पता ही है क्या है, खुद पे इतना भरोसा रखो, जो आंसर आ रहा है ना उसके हिसाब से आप देन यू मार्किंग कर दो कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने पॉजिटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए, उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब देख सकते हो आप। और ऐसे मॉक टेस्ट के मार्क्स एग्जैक्ट एग्जाम में वही आएगा, मॉक टेस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मॉक टेस्ट में पिछले साल खराब नंबर आ रहे थे और एग्जाम में उनके अच्छे रैंक आए हैं, है ना, ये चीज है। तो मॉक टेस्ट आप एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो कि आप कुछ एग्जाम से फैमिलियर हो रहे हो, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस हो रहा है आपका, फिर एग्जाम के दौरान जो मिस्टेक्स कर सकते हो मिस्टेक्स यहाँ कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नहीं है कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते एग्जाम पे अच्छे नंबर आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, या मॉक टेस्ट में खराब आ रहा था एग्जाम में खराब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, उसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसके थ्रू आप ये समझ रहे हो एग्जाम की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, वो थोड़ा समझ आ रहा है। ज्यादा मार्क्स को लेके वो टेंशन नहीं लेना है, आप जस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो सीखने के लिए, और ये सब जो भी सीख रहे हो प्रोसेस में, ये एग्जाम में आउटपुट निकलेगा इसका। तो इसका भी आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके, तो इसमें है कि आपके पास x1 x2 x3 जो है इंडिपेंडेंट है, और डेंसिटी आपको दे रखा है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 of 3 रैंडम वेरिएबल एक्सीड 1, एग्जैक्टली 2 of 3 एक्सीड 1। तो इसको पहले p of x greater than 1 कर लिया, मतलब तो 2 पार्ट में करेंगे। p of x greater than 1 मतलब x is 1 होगा, तो फिर उसको उसके बाद सर उसका जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा उसको सर बाइनोमियल 3, p ले लेंगे। और ये IID है क्या, तो IID है तो इसको 3 टाइम कर दो, यही तो बोल रहा है एग्जैक्टली 2 एक्सीड 1, है ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है। और इसमें की इस टाइप से ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सॉल्व को, मतलब ये मैंने कहीं पे सॉल्व देखा है, इसलिए मैं उस टाइप से बोल रही हूं। जी जी जी, तरीका कुछ भी हो आंसर सही आएगा, सेम आएगा, देखते हैं। तो इसके कितने केसेस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, है ना, 2 एक्सीड कर रहा है 1 से, 1 कम है 1 से, तो मतलब जो है 3, तो 3 केसेस हैं। और ये इंडिपेंडेंट है तो x1 मोर देन 1 और x2 मोर देन 1 IID है, तो ये हो जाएगा, और x3 लेस देन इक्वल टू 1, तो 3 टाइम इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो जैसे √2 माइनस x dx 1 से √2 में आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, उसको कीजिए स्क्वायर आ जाएगा, और ये लेस देन 1 है, तो अरे यार लेस देन 1 का मतलब हो गया 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लीजिए √2 माइनस x dx को, अरे एक मिनट, हाँ कोई सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये, 3 बाहर है, ये √2x हो जाएगा, तो √2x √2 माइनस 1 and minus x square by 2, so √2 into √2 minus 1, फिर माइनस में x square by 2 है,
तो 2 माइनस 1/2 तो 1/2 ही आ जाएगा। और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगा √2x, तो √2 और x²/2 तो 1/2 हो जाएगा। इसको देखो कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके, क्या ये मैच नहीं कर रहा? तो 3 टाइम 2 माइनस √2 माइनस 1/2 का स्क्वायर √2 माइनस 1/2, तो ये आ गया 3, और ये 3/2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। सही तो है आंसर? देखिए, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। तो आपने जहां सॉल्यूशन देखे थे उसने गलत कर रखा होगा, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करते तो आप सही निकालते आंसर। और नहीं मतलब ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बहुत बार, तो वो मेरा याद था तो मैंने वो अप्लाई किया। कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए फिर से। एक क्वेश्चन 10 बार आया, 10 बार सॉल्व कीजिए, नुकसान नहीं होने वाला है। जितनी बार सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, नुकसान नहीं होगा। ये नहीं कि पहले आया था ये आंसर सही आया, अभी सॉल्व करके आप देख लो, जो भी हो उससे सॉल्व करके गलतफहमी दूर हो जाए ना, क्योंकि अक्सर गलतफहमी रहती है, हो जाएगा सर, कर लेंगे सर, और एग्जाम में हो ही नहीं रहा, क्योंकि पहले तो किए नहीं इस तरह से। क्वेश्चन तो इसका आंसर मतलब है ही नहीं आंसर की। सपोज दैट S is sum of the convergent series n। अच्छा S सम है, तो बताओ समेशन Tn n from 1 to infinity क्या होगी? मतलब किसमें आंसर नहीं है इसका? सर इसका मतलब जो आ रहा है वो 3s माइनस 2a1 माइनस a2 ऐसे करके आंसर आ रहा है, और उसका आंसर की में माइनस 2a। अच्छा, ओके। सो n की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया इन लोगों ने, 1 से इन्फिनिटी। तो an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, यही है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, इसको खोलेंगे आप तो समेशन an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन an प्लस 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन an प्लस 2 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये तो s है, ओके है। यहाँ बस क्या है कि a2 से स्टार्ट है ना, जो s था एक्चुअली वो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, यही है ना, a1 से स्टार्ट था, ओके। तो यहाँ बस ये 2 से कहना चाह रहे हैं आप s माइनस a1 होगा, यही ना कहना चाह रहे हैं आप, और ये s माइनस यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो a1 माइनस a2, ओके। तो 3s माइनस 2a1 माइनस a2, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर यही आंसर होगा। अच्छा, हाँ, तो ये टाइपिंग मिस्टेक किया है, जो टाइपिस्ट है ना उसने मिस्टेक किया, फिर प्रोफिटिंग वालों ने मिस्टेक किया है, देखा नहीं। 3s माइनस 2a1 माइनस a2 होता, क्योंकि यहाँ 2 तो लगा ही चुका है, तो यहाँ 2a1 माइनस a2 होता है, यहाँ उसने कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ गलत किया हुआ है। पर क्वेश्चन ये ऑप्शन भी है। हाँ, कन्वर्स तो कर रहा हूं। नहीं, इसमें एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये आंसर ये होगा 3s माइनस 2a1 माइनस a2 होगा। सर क्वेश्चन 12 सर। हाँ जी, सर ये निकाल नहीं पा रहे। A में तो वेक्टर स्पेस 3x3 मैट्रिक्स का है, A दे रखा है, which of the following is not a subspace of M? कौन सा सबस्पेस नहीं है? तो सबस्पेस होने के लिए क्या क्या कंडीशन था? वो 0 0 होगा और फिर उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं D ही चेक करूं सीधा तो क्या 0 बिलोंग कर रहा है W में, तो 0 इंटू एक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, सही है। अगर मान लेता हूं मैं कि x1 x2 बिलोंग कर रहा है W में, तो क्या x1 प्लस x2, तो x1 x2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 0 है, तो हमें चेक करना है क्या इसका सम बिलोंग करेगा उसमें। तो क्या
ax1 प्लस x2 का डिटर्मिनेंट 0 होगा? आप बताइए मुझे। इसकी कोई गारंटी है? नहीं। नो सर। क्योंकि यहाँ जरूरी थोड़ी ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं इसको। गारंटी तब होता है जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये है ना ax1 प्लस ax2 है, तो प्लस को हम ब्रेक नहीं, डिटर्मिनेंट में सम का कोई फॉर्मूला नहीं है डिटर्मिनेंट का, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 1636। आपके सारे डाउट है क्या इसमें? एक एक क्वेश्चन डाउट है? क्या डाउट है इसमें? सर इसमें सर निकाल ही नहीं पा रहे हो सर। क्या नहीं निकाल पा रहे हो आप? सर हो नहीं रहा सर क्वेश्चन। मुझे समझ ही नहीं आता आपका होने रहा। क्वेश्चन में हजार चीजें पूछी हुई है, क्या नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं आता। यहाँ पहला ऑप्शन है एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो क्या आपने कॉन्टिन्यूटी ट्राई किया? सर इसको कैसे 8 cos थीटा से करेंगे? अरे करोगे तभी तो समझ आएगा। अब ऐसे ट्राई काहे नहीं करते आप एक बार सॉल्व करते हो बस, मैं देखता हूँ, और एक बार में आपसे नहीं होता आप छोड़ देते हो। आप ट्राई काहे नहीं करते? थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर उधर कोशिश करो कुछ। अब फिर से वही कहूंगा, क्या ये कॉन्टिन्यूअस आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो क्या? डेफिनेशन अप्लाई करना है ना। अब मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो या तो आपने इस तरह के एक भी क्वेश्चन नहीं किए होंगे अभी तक, या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन किया है तो आप देख लो एक बार कैसे करते हैं, फिर वो ऐसा ट्राई करो। हाँ ये है ना उसमें। ठीक है सर, ट्राई करके सर मैं करूंगी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप करते हो, आपसे नहीं होता है, तो आपका क्या हो चाहिए उस टाइम पे? सीधा सीधा मुझसे मत पूछो, पहले आप उसका जो टर्म्स डेफिनेशन है वो पढ़ लो क्या है, उससे रिलेटेड आपने पहले कोई क्वेश्चन किए हैं क्या, कैसे किए हैं, तो उस तरह से ट्राई करके देखो। ये चीज है। तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि लिमिट एट 0 0 इंप्लाइज एफ एट 0 0। आप पोलर फॉर्म से कर दो, आप जो कह रहे थे ठीक है पोलर फॉर्म से कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर रख दो, आप आर टेंस टू 0 करके कर लो। बट करोगे तभी तो होगा ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। आप जब तक लिख के नहीं करोगे कैसे सॉल्व होगा? लिख के करना पड़ेगा। और आप एक बार ही बस एक बार पहले टेस्ट में करो, दोबारा उसके बाद एक बार सॉल्व करो, फिर जाके डाउट पूछो। ये है 36 जो है कि सपोज स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ साइज 11, ठीक है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 11 फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा -1 टू थीटा +1 लिया, ठीक है। Q है मिनिमम x1, x2 n का। अच्छा नहीं, डॉट 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 होगा, ये माइनस फिर से गलती लगा रखा है। मतलब Q जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, देख लो जिनका डाउट है। और जो G है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। Q जो है मिनिमम है सबका, डॉट 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 है एक्चुअली, और G है मैक्सिमम है सबका। तो पूछ रहा है कि तो यहां से सिंपल एक तरीका ये होता है कि जो xi है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म थीटा -1 टू थीटा +1। तो मुझे बताइए xi माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म -1,1। सो ये आपका यूनिफॉर्म -1,1 है। एंड अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो G सफिशिएंट है वो तो देख लोगे आप, वहां से नहीं आएगा शायद वो फैक्टराइजेशन थ्योरम से, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के आपको, है ना, तो लिख के देखो। जैसे कोई क्वेश्चन गेस करने की कोशिश मत करो कि आप गेस कर रहे हो हाँ होगा नहीं होगा, ऐसे गेस मत करो। एक वैलिड रीजन के साथ आपके पास मतलब रीजन हो कि ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, एक प्रॉपर आपके पास रीजन होना चाहिए। उसके लिए जो रूल्स है वही करना है, जैसे सफिशिएंट डिसाइड करना है तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, फिर फैक्टराइजेशन थ्योरम में फिट करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो सकता है।
दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q प्लस जी डिपेंड्स ऑन थीटा। तो ये xn प्लस x1 तो डिफरेंस होता तो डिपेंड नहीं करता थीटा पे, है ना। इसको हम वो कर सकते थे ऐड सब्ट्रैक्ट। अगर बीच में माइनस का साइन होता तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो मैं क्या करता, अगर माइनस रहता ना तो थीटा से फ्री हो जाता। बीच में माइनस रहता तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे xn माइनस थीटा माइनस ऑफ x1 माइनस थीटा, ऐसा कर देते। थीटा जब कट जाता तो इसी को ऐसा लिखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा आएगा क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा आएगा क्योंकि इसका फ्री ऑफ थीटा है। बट बीच में प्लस है तो प्लस है आप, तो आप वो नहीं कर सकते आप, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा थीटा पे। और एमएलए यूनिक है, एमएलए यूनिक नहीं है। तो एमएलए यूनिक है कि नहीं है डिसाइड करने के लिए आपको लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो इसका पीडीएफ आएगा 1/2। अच्छा, पूरा इंटरवल एमएलए आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गया, तो लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट है तो पूरा डोमेन जो है लाइक्लीहुड फंक्शन का वो आपका एमएलए हो जाएगा, है ना। होल डोमेन इज द एमएलए, तो ये पूरा डोमेन एमएलए हो जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यूनिक नहीं है। ठीक है, ओके। अब कौन सा रह गया? 39 है। सो 39 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है आपसे कि x1 x2 बाइवेरिएट नॉर्मल, x3 x4 बाइवेरिएट नॉर्मल, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अच्छा, तो ए में आपको डाउट है ना, तो ए में डाउट है, इसका मतलब है कि 5/17 x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, फिर x1 फॉलो सेंट्रल का आई स्क्वायर। तो चलो ए ट्राई करते हैं। तो ये क्या है? x1 प्लस x2 का पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप। तो x1 प्लस x2 करोगे, देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 इज नॉर्मल, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2 इज नॉर्मल, तो सम करेंगे तो नॉर्मल ही आएगा। इसका मीन होगा x1 का मीन x2 का मीन, तो म्यू1 म्यू2 रहता है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो, तो ये हो गया 0 + 1 1 रहेगा। वेरिएंस, तो इसका वेरिएंस उसका वेरिएंस प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, तो उसका वेरिएंस 1 + 2 3 + 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, तो कोवेरिएंस होता है 2 टाइम रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, उससे भी कर सकते हैं आप। तो रो है आपका 0.2, सिग्मा 1 है 1 और सिग्मा 2 है √2। ओके, तो 2 × 0.4 × √2 आएगा, 0.4 टाइम √2 आएगा। ठीक है ना, ये रहेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काई स्क्वायर में तो नहीं जाएगा अब, ठीक है ना। फिर ये काई स्क्वायर में जाएगा क्या? काई स्क्वायर में नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मल होता भी तो काई स्क्वायर में जाता, तो इसलिए गलत है ये ऑप्शन। ऑप्शन पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है, फॉल्स ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। x3 + x4 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो इसका भी मीन 1 है, वेरिएंस 2 + 1 3 + 0.4 √2, इसका भी सेम ही आएगा। हाँ, तो यहाँ देखो ऐसा हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, तो ये अपॉन सिग्मा, तो ये तो इसका वेरिएंस है, तो √3 + 0.4 × √2, 0.4 में दिक्कत हो रहा तो 4/10 लिख लो आप, तो 4 √2 मतलब 4/10 मतलब 2/5, तो 2 √2/5 लिख लो आप। दिस इज नॉर्मल 0 1, ये तो लिख ही सकते हैं ना। यस सर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? का स्क्वायर 1, वैसे ही यहां भी करना पड़ता, तो ये काई स्क्वायर इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि x1 + 2 होल स्क्वायर कर दिया। अगर x1 + 2 होल स्क्वायर -1 होता देन आ भी सकता था, जैसे यहाँ पे देखो ये आ सकता है, देखो यहाँ दिख गया ना, तो इसी से ये बनाया। तो ये मतलब इसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये श्योर है काई स्क्वायर तो नहीं आएगा, क्योंकि काई स्क्वायर आने के लिए
काई स्क्वायर का सम आएगा एक्चुअली, काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये काई स्क्वायर 1 होना चाहिए, काई स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो काई स्क्वायर 1 तो बनाएगा नहीं पहला टर्म, तो इसलिए गलत ऑप्शन है। दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कोएफिशिएंट सही लिखा है, यहाँ जो है ये वाली चीज, तो ये काई स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करो, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करो, फिर देखो ये कांस्टेंट ठीक है, इसीलिए करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहां स्टॉप करें। बाकी जो डाउट आज रह गए लोगों के, कल 6 to 7 फिर डाउट क्लास, डेली डाउट क्लास तो होगी, चलती रहेगी एग्जाम तक, कभी 1-2 क्लास कैंसिल होगा वो अलग बात है, अदरवाइज क्लास एग्जाम तक ये चलती रहेगी। 6 to 7 डाउट क्लास, 7 to 9 मॉक टेस्ट डिस्कशन, और 9 to 11 जो चल रहा है गेट वालों का अभी PYQ, फिर कुछ मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो अभी स्टॉप करते हैं आज, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, अभी गेट क्लास होगी।